नाज़रीन, हम एक्स-रे डिपार्टमेंट के एक दूसरे शोबे में आ गए। ये एमआरआई का शोबा है और यहाँ पे जिस माहिर से मैं आपकी गुफ्तगू कराऊंगा वो हैं डॉक्टर आसिफ मतीन। डॉक्टर आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत दी आज हमने। मुझे बताइएगा ये एमआरआई से क्या मुराद है? एम क्या है और आर क्या है और आई क्या है और ये होता क्या है? एमआरआई जो है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मुखफ़फ़ है और इसमें एक इंतहाई हसास मशीन मकनातीसी शुआएँ पैदा करती है जो इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा बेहतर तौर पर और वाज़ेह तौर पर तफसीलन तस्वीर की सूरत में पेश करती है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे मरीज़ को तो नहीं पता होता है कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए मौजू है, तो उसने सीटी के लिए जाना है या एमआरआई के लिए जाना है, इसका फैसला कौन करता है और कौन सी चीज़ें सीटी के लिए मुनासिब हैं और कौन सी चीज़ें एमआरआई के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं? इसका फैसला अक्सर जो रेफरिंग फिजिशियन होता है वो करता है। सही। और बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं। वो ये देख के पेशेंट को गाइड करते हैं कि ये इस टेस्ट के लिए मौजू चीज़ सीटी स्कैन है या एमआरआई है। मतलब नाजरीन के लिए आम जबान के अंदर बताएं कि कौन सी चीज़ें हो जो एमआरआई में बेहतर होती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो सीटी में बेहतर होती हैं। आम तौर पे एमआरआई जिस्म के सारे अज़ा के लिए बहुत तफसील यूज़ हो सकता है और इसमें ब्रेन, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो उसका गुर्दा जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो, ब्रेस्ट इमेजिंग छाती के लिए, जिगर के लिए और ख़ास तौर पर हड्डी और जोड़ों और पट्ठों के लिए ये ज़्यादा सुपीरियर टेक्निक है और टेक्निक्स के मुनासबत से। अच्छा, ये जो एक आम लोगों को फ़िक्र होती है वो कहते हैं कि जो एमआरआई की मशीन है एक टनल नुमा मशीन है और बड़ी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग होती है, वो कब्र वाली के चारों तरफ से बंद है, एक ट्यूब के अंदर डाल दिया, तो इसका कोई हल नहीं है? इसका हल पहले तो ये कि पेशेंट को एजुकेट करें, उसको काउंसिल करें, उसको समझाएं कि मशीन का कोई हिस्सा आपसे टकराएगा नहीं, एक आवाज़ पैदा होगी जो कि जिसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ लोग घबरा रहे हैं तो उनके करीबी रिश्तेदार, जैसे अगर शौहर का है तो बीवी अंदर जा सकती हैं, उनको शौक का कोई नुकसान नहीं होगा। और बच्चा है तो माँ जा सकती, बाप जा सकता है और उनको काउंसिल करके पेशेंट को आप इमोबिलाइज करें। और डॉक्टर साहब, ये अगर टेस्ट ज़्यादा जल्दी हो जाए या ज़्यादा तेज़ हो जाए तो फिर मरीज़ की वहशत थोड़ी कम होती है, तो ये जदीद मशीनों में क्या इसकी सहूलत है कि अब टेस्ट पहले की निस्बत जल्दी हो जाए? जी हाँ, इस मशीन में जो बड़ी मशीनें हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, इनमें मशीनें जो हैं वो जदीद हैं और इनमें इनका स्कैनिंग टाइम रिड्यूस होके, कम होके चंद मिली सेकंड भी हो जाता है। अच्छा, इतना मुख्तसर? इतना मुख्तसर तो फिर मतलब चंद सेकंड या चंद मिनटों की बस ये फीलिंग है। अच्छा, कोई ऐसे मरीज़ हैं जिनका एमआरआई नहीं हो सकता है, मसलन कि जिस्म के अंदर कोई मसनूई जोड़ लगा हुआ है, इम्प्लांट लगा हुआ है, लोहे की कोई चीज़ लगी हुई है, मेटालिक? जी हाँ, आमतौर पे एमआरआई की मशीन में क्योंकि मकनातीस यूज़ होता है, इसलिए पेशेंट को लेने से पहले ये चेक किया जाता है कि उसके जिस्म के अंदर मेटल ना हो। सही। इसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। कुछ मेटल जैसे टाइटेनियम ये इस्तेमाल होते हैं जोड़ों में। आजकल जदीद सर्जरी में यही डाले जाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आसानी से मरीज़ लिया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, कोई एक दो इमेजेस हमें बताएंगे कि नाजरीन को समझ आए कि फिर ये तस्वीरें जो आती हैं एमआरआई के बाद ये किस नौइयत की होती हैं और इसमें क्या पता लगता है? इमेज जो आप देख रहे हैं ये ब्रेन की इमेज है और ये कोरोनल सेक्शन में ली गई है। इसको इस तरीके से लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये दिमाग नज़र आ रहा है और थोड़ा सा गर्दन का हिस्सा नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और ज़्यादा तफसील से, और आप आगे पीछे भी जैसे ये आप होके दिखा रहे हैं, तो इसमें अगर कोई बीमारी या खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मल चीज़ निकलती है तो वो उसकी तशखीस हो जाएगी। उसकी तशखीस और मशीनों के मवाज़ने में इससे में अच्छी है तशखीस। तो ख़ास तौर पे जैसे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को चोट लगती है, दिमाग पे चोट लगती है, तो इसके अंदर एमआर
सोफिस्टिकेटेड एक इक्विपमेंट है। जी बिल्कुल, MR ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। वो ब्रेन में जो इंजरी हुई है और जो छोटी इंजरी हुई है वो पकड़ लेगा और उसके आगे आने वाले असरात के बारे में भी इंडिकेट करेगा। और डॉक्टर साहब ये मतलब जो एक किस्म का एक जो चीज़ होती है कि जो ओपन मैग्नेट की बात करते हैं, जहाँ पे ये ट्यूब वाली फीलिंग नहीं होती है, तो वो लोग क्यों नहीं, मतलब हर जगह ओपन मैग्नेट क्यों नहीं लगा होता है? क्या उसकी इमेज की क्वालिटी में कोई फ़र्क है? जी हाँ, जितनी ये हमारी मौजूदा मशीन जो है ये एक बड़ी मशीन है और इसमें जो इमेजेस हैं आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वाज़ेह और इसी तरह स्कैनिंग टाइम भी रिड्यूस कर देती है। जो जितनी मशीन छोटी होगी या ओपन मैग्नेट होगा उसमें कम स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज़ होता है और वो मशीन उसका स्कैनिंग टाइम भी बड़ा होता है और इमेजेस पुअर होती हैं। ठीक है, इतनी वाज़ेह इमेजेस तो तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आएगी और वक्त भी ज़्यादा लगेगा और मरीज़ को एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, आपका जैसे मैं हर हिस्से पे कहता जा रहा हूँ कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, और शोबों में भी हमने जाके देखना है कि वहाँ पे और टेस्ट वगैरह जो हैं वो किस तरह होते हैं। आपका हमने टाइम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाजरीन, एक और ब्रेक पे हमको अभी जाना है, आप मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम एक बड़े अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट का दौरा कर रहे हैं। बहुत सारे शोबे हमने दिखा दिए आपको। एक और अहम शोबा जो होता है वो होता है शोबा न्यूक्लियर मेडिसिन का। नाम न्यूक्लियर बड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन यहाँ पे दो माहिरीन हमारे मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ मतीन हैं, डॉक्टर गयान हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे हमें ये न्यूक्लियर मेडिसिन न्यूक्लियर क्यों कहलाती है और मुख्तसरन बताइए कि इसमें होता क्या है। इसमें मरीज़ के अंदर रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद गामा कैमरा के आगे 4 घंटे के बाद उसे लिटाया जाता है। गामा कैमरा वो शुआएं पिक करता है जो कि मरीज़ के अंदर से रेडियो आइसोटोप। तो ये रेडियो एक्टिव जो होता है इसके मुज़िर असरात भी हो सकते हैं। ये इतनी छोटी क्वांटिटी में दिया जाता है कि इसके कोई मुज़िर असरात नहीं पैदा होंगे अगर ये रिपीटेड स्टडी ना हो, बार-बार ना करें तो कोई। तो एक दफ़ा अगर मुख्तसरन स्टडी करनी है तो उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये जो तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये आपके न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज की हैं? जी हाँ जी, हार्ट की हैं। एक मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद दिल की शरियानें बंद होने के बाद ये टेस्ट किया जाता है। इसमें ये हार्ट का एक्सियल व्यू लिया गया है जिसकी शक्ल डोनट अपीयरेंस कहते हैं। सही। और इसमें जब डिफेक्ट आता है तो वो पता चलता है कि ये कौन सी शरियान हार्ट की बंद है, ब्लॉक हुई हुई है। तो ये जो टेस्ट होता है इसके अंदर ये जो आप रेडियो एक्टिव मटीरियल इंजेक्ट करते हैं, ये मरीज़ के जिस्म में कितनी देर रहता है? ये मरीज़ के जिस्म में तकरीबन 24 घंटे के अंदर वॉश आउट हो जाता है। वो पानी पीता है, पेशाब के लिए जाता है तो ये निकल। और घर में जो और लोग होते हैं उनको कोई खतरा नहीं है लाहफिज से? जब ये टेस्ट मुकम्मल होता है उस वक्त तक इसके असरात मज़ीद कम होने लगते हैं। इसकी एक हाफ लाइफ होती है जो कम होते होते बाय द टाइम मरीज़ घर जाने के लिए रेडी होता है उसमें तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये तो एक वैसा इमेज है, स्टैटिक इमेज जो आपने लिया। इसके डायनामिक इमेजेस भी होते हैं कि मतलब जिस तरह वो स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो इस तरह आप रेडियो एक्टिव मटीरियल दे के स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये शायद आप करते हैं? जी बिल्कुल, हम करते हैं। 2 इंडिकेशन होती हैं टॉप ऑफ द मोस्ट के। वो पेशेंट जो लो टू इंटरमीडिएट रिस्क प्रोबेबिलिटी में आते हैं उसके लिए हम थैलेम स्कैन कराते हैं कि कोई अंडरलाइंग टेरिटरी इन्वॉल्व तो नहीं है, या कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको MI हुआ है वो लेफ्ट फॉर SK या लेफ्ट फॉर प्राइमरी PCI के लिए है, तो उसमें वायबिलिटी चेक करने के लिए हम करते हैं कि वो एरिया वायबल है या नहीं, क्या फर्दर हम इंटरवेंशन के लिए करें या नहीं करें, पेशेंट को कितना फ़ायदा हो। दूसरा इसमें होता है एक सॉफ्टवेयर, गेटेड सॉफ्टवेयर।
اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایل وی فنکشن کتنا ہے, سیگمنٹل وال موشن ابنارملٹی ٹوٹل ایک سیگمنٹ. مریضوں کو نہیں پتا جو آپ ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں, تو ایل وی فنکشن سے مراد ہے کہ دل کے اندر دل کا کتنی function تربیت ہے کتنا اور ہے, بالکل کتنی طاقت اس کے اندر طاقت رہتی ہے. کتنا ہے. تو ان چیزوں کا تعین آپ کر سکتے ہیں. جی اور یہ تعین کر سکتے ہیں یہ نیو میتھڈ ہے جو ہمارے پاس اینجیوپلاسٹی کے لیے, پی سی آئی کے لیے مریض مناسب ہے کہ نہیں, دل میں اتنی طاقت رہی ہے کہ نہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. پیشنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا فار دا انٹروینشن, کیونکہ یہ بہت مہنگا انٹروینشن پروسیجر ہوتا ہے. لائک سی اے بی جی کے لیے کوئی پیشنٹ بائی پاس کے لیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک پورا سینہ کھلتا ہے, مطلب ایسے کو فائدہ نہ ہو, سینہ بھی کھلے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ بہترین ہوتی ہے کہ ان سے پہلے کر کے ان کو پیشنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا فائدہ, تو اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے. بالکل تصفیہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, آج آپ نے میرے ساتھ ایک بڑے اسپتال کے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کی آگاہی میں آج کافی اضافہ ہوا ہوگا. آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے کتنے شعبے ہوتے ہیں. ایک روایتی ایکس رے کا شعبہ آپ نے دیکھا, اس کے بعد آپ نے سی ٹی کا حصہ دیکھا, اس کے بعد آپ نے میموگرافی دیکھی, الٹرا ساؤنڈ دیکھا, انٹرونشنل ریڈیولوجی دیکھی, ایم آر آئی دیکھا, اور آخر میں نیوکلیئر میڈیسن کا شعبہ دیکھا. یہ وہ سارے شعبے ہیں جو ایک بڑے جدید ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. ریڈیولوجی اب وہ ایک چھوٹا سا حصہ نہیں رہا کہ جو کوئی کلینیشین یا کوئی بڑا ڈاکٹر جس شعبے میں نہیں جانا چاہتا تھا تو وہ ریڈیولوجسٹ بن جاتا تھا. اب ریڈیولوجسٹ بننے کے لیے بہت مہارت کی ضرورت ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ڈاکٹروں سے جب پوچھا جائے کہ وہ کون سا شعبہ ہے جس میں وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, تو اکثر سر فہرست ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا نام لیتے ہیں. اور ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بطور ٹرینی گھسنا آج کل میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں سارے شعبوں کی نسبت سب سے زیادہ مشکل ہے. مجھے امید ہے کہ جب آپ اگلی دفعہ کسی اسپتال میں جائیں گے اور آپ کو کوئی ایکس رے کرانا ہو تو آپ اس ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سے تفصیل پوچھیں گے. آپ پوچھیں گے کہ ان کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں, آپ پوچھیں گے کہ ان کے ڈاکٹر کتنی مہارت رکھتے ہیں اور کہاں ٹریننگ ہوئی اور کتنی ٹریننگ ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی مشینیں جو ہیں وہ جدید ہیں کہ نہیں ہیں. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, جو بین الاقوامی معیار ہیں, اس پہ وہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.